हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का दूसरा वीडियो है हमारा ये। तो बहुत ध्यान से देखेंगे। तो पहले थोड़ा सा मोटिवेशन ले लेते हैं कि आखिर हमें पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्यों हमें पढ़ना चाहिए, क्यों डेली पढ़ना चाहिए, है ना। इस बात को समझते हैं। देखो, ऐसा है कि हमारे लिए जो एजुकेशन है, जो हमें गवर्नमेंट एजुकेशन प्रोवाइड करती है, ये आप समझ लीजिए बहुत लो कॉस्ट में, अगर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही है ना। और ये पैसा कहाँ से आता है गवर्नमेंट के पास? ये पैसा आता है टैक्स से, है ना। जब गवर्नमेंट कर वसूलती है तो उससे क्या कर पाती है, इन पॉलिसी को बना पाती है, एजुकेशन प्रोवाइड कर पाती है या स्वास्थ्य को प्रोवाइड कर पाती है। जैसे आप देख रहे हैं आजकल कोरोना में गवर्नमेंट पूरा प्रयास करती है कि लोगों तक वैक्सीन पहुँचे या फिर जो मुमकिन इलाज है वो पहुँच जाए। तो ये जो पैसे का कलेक्शन है ये गवर्नमेंट कहाँ से करेगी? ये करती है टैक्स लगा के। अब आप सोचिए कि एक आम आदमी, हम जो कुछ भी खरीदते हैं, है ना, पेंसिल से लेके कागज़ से लेके जो कुछ भी खरीदते हैं, हर एक चीज़ पे टैक्स है। और वो टैक्स कौन भर रहा है? वो टैक्स भर रही है देश की जनता, जिसमें बहुत सारे लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो उस टैक्स के पैसे से हमें पढ़ाया जा रहा है, गवर्नमेंट हमें पढ़ा रही है ना, और एक अच्छी शिक्षा देने का प्रयास कर रही है। तो हम सबका दायित्व तो बनता है कि हम उस पैसे का सही इस्तेमाल करें और सरकार को वापस भी करें, है ना। तभी हम एक अच्छे समाज को बना पाएंगे। ठीक है, तो ये आज का थोड़ा सा मोटिवेशनल वीडियो था आपके लिए। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आज के टॉपिक को। देखिए, टॉपिक का नाम है एनालिटिकल मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेस ऑन ऑब्लिक प्लेन सब्जेक्टेड टू प्योर शियर, है ना। जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं उन्हें कुछ समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं। अब हिंदी में समझते हैं इसको। क्या है, क्या पढ़ने जा रहे हैं? सरल प्रतिबल के कारण त्रियक तल पर प्रतिबलों का विश्लेषण, है ना। अब दोस्त, सबसे पहली बात है, ये विश्लेषण है, ये एनालिटिकल मेथड है। इसमें हम कोई ग्राफ या कुछ प्लॉट नहीं करने वाले हैं, सिर्फ हम विश्लेषण करेंगे, चीज़ों को ब्लैक बोर्ड पे ही समझ लेंगे, है ना, एनालिटिकली समझेंगे। ठीक है, जैसे हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था कि जब हमने कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेस की थी, है ना, वो हमने कैसे की थी? हमने एक ऑब्लिक प्लेन पे, ऑब्लिक प्लेन का मतलब त्रियक तल, है ना, हमने एक त्रियक तल पे प्रतिबलों की कैलकुलेशन करी थी, स्ट्रेस की कैलकुलेशन करी थी, है ना। तो वहाँ पे क्या था कि जो हमारे प्लेन थे, सपोज मैं इसका नाम रख देता हूँ A, B, C और D। अब याद कीजिए पुराना वीडियो मेरा, उसमें जो स्ट्रेस का नेचर था वो कैसा था? नॉर्मल स्ट्रेस थी या अविलंब प्रतिबल था। वहाँ पे जो स्ट्रेस थी वो परपेंडिकुलर थी, नॉर्मल स्ट्रेस थी। यहाँ थोड़ा सा केस बदल दिया मैंने। क्या किया? ये जो है आपका, ये प्योर शियर है, सरल प्रतिबल है। हिंदी में कहते हैं सरल प्रतिबल, सरल कर्तन प्रतिबल। गलत हो गया यहाँ पे एक आएगा सरल कर्तन प्रतिबल, यहाँ पे कर्तन और आएगा सरल कर्तन प्रतिबल या स्पर्शीय प्रतिबल। तो अगर कोई बॉडी या अगर कोई प्लेन सरल स्पर्शीय प्रतिबल से सब्जेक्टेड है तो उसके किसी भी ऑब्लिक प्लेन पे मुझे स्ट्रेस निकालनी है। बात समझ में आती है? अब आप पूछोगे सर ये ऑब्लिक प्लेन क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि जो मेरा जो तरीका है ऑब्लिक प्लेन लेने का वो वर्टिकल से है। कहाँ से है? वर्टिकल से है। इसको मैं बोलूँगा ऑब्लिक प्लेन। ये प्लेन कैसा है? नॉर्मल प्लेन, है ना, या नॉर्मल प्लेन, है ना। ये प्लेन है नॉर्मल प्लेन और ये कैसा प्लेन है? ऑब्लिक प्लेन। चलिए मैं इसका भी नाम रख देता हूँ, इसका नाम हो गया CE। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है? ये जो प्लेन आपको CE है इसी का नाम है बेटा त्रियक तल। कौन सा तल? त्रियक तल। अंग्रेजी में कहते हैं इसे ऑब्लिक प्लेन, है ना। अब आप देख रहे हो कि ये जो प्लेन है, ये जो ABCD हैं, ये चार प्लेन आपको दिख रहे हैं। AB एक प्लेन है, BC एक प्लेन है, CD एक प्लेन है और AD एक प्लेन है। ये सब्जेक्टेड है शियर स्ट्रेस से, प्योर शियर से। समझाता हूँ क्या मतलब है इस बात का। देखिए, ये बहुत आसान सी चीज़ है। ये मेरे पास डस्टर है ना, ये डस्टर है मेरे पास। अगर मैं इस डस्टर को इस तरह से लोड लगाता हूँ, डस्टर के ऊपर ऐसे लोड लगा रहा हूँ, है ना, इधर भी और नीचे भी, तो क्या होगा? डस्टर घूम जाएगा। ये डस्टर इस तरह से घूम जाएगा। तो अगर इस डस्टर को रहना है इक्विलिब्रियम में तो ये ज़रूरी है कि इधर भी फोर्स लगे, ऐसे भी लगे और ऐसे भी लगे, तभी ये मेंटेन करेगा इक्विलिब्रियम। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस। मतलब इधर और इधर, आप AD को देखिए उस डायरेक्शन में है और BC पे किधर है? इधर है। तो ये कैसे घूम जाएगी बॉडी? ऐसे। इसको यहीं रोकने के लिए कैसे लगाना पड़ेगा फोर्स? ऐसे। बात समझ में आ रही है?
है ना, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस। मतलब इस बॉडी को आप उधर दबाओगे और इधर खींचोगे तो ये घूम जाएगी, ऐसे घूम जाएगी। उसको रोकने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ऐसे भी लगाना पड़ेगा। तो कोई भी बॉडी प्योर शियर में तभी इक्विलिब्रियम में रह पाएगी जब इस तरह की स्टेट ऑफ स्ट्रेस होगी, है ना। मतलब इस क्या मतलब है, इधर इधर और इधर, ऐसे क्या है, ये कैसे घुमाएगा कैसे, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में। ये और ये कैसे घुमाएंगे, घड़ी की दिशा में। ये कैसे घुमाएंगे, ये और ये घड़ी की विपरीत दिशा में। तो ये बॉडी कहीं भी नहीं जाएगी, यहीं रहेगी, है ना। तो इसे हम बोलते हैं सरल प्रतिबल, या अंग्रेजी में बोलते हैं प्योर शियर। अंग्रेजी में बोलते हैं प्योर शियर, हिंदी में बोलते हैं सरल कर्तन बल, प्रतिबल, सॉरी, है ना, सरल कर्तन प्रतिबल। ठीक है, अब आप कुछ हद तक समझ गए होंगे बातों को कि अब हम क्या करने जा रहे हैं कि हम ये जो आपका प्लेन है CE, है ना, इस पे मैं कैलकुलेट करूँगा स्ट्रेस। तो मैं कैसे करूँगा, सबसे पहले तो जो CE है ये CD से वर्टिकली काउंटर क्लॉकवाइज एंगल थीटा पे है, ये मैंने मान लिया। जो CE है ये CD से ऊर्ध्वाधर दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में थीटा एंगल पे है। ये मैंने बताया था आपको पिछली बार कि मैं हमेशा वर्टिकल से लूँगा और काउंटर क्लॉकवाइज लूँगा। ठीक है, तो अब मैं क्या निकालना चाहता हूँ, देखो इस स्टेट ऑफ स्ट्रेस के कारण इस CE पे नॉर्मल और शियर, मतलब अभिलंब प्रतिबल कितना होगा और स्पर्शीय या कर्तन प्रतिबल कितना होगा इस CE प्लेन पे, ये मैं निकालना चाहता हूँ, है ना। बहुत आसान है, बहुत ध्यान से देखना। सबसे ज़रूरी है इसको समझना कि ये प्योर शियर का मतलब क्या है या सरल स्पर्शीय प्रतिबल का मतलब क्या है। ये समझ में आ गया तो मैं आगे आपको समझा ले जाऊँगा, बहुत आसान है। ठीक है, यहाँ तक बताइएगा, अगर कोई डाउट हो तो पूछिएगा मुझसे वीडियो के बाद में। ठीक है, अब मेरा क्या काम है कि मैं इस वाले CE भी दोस्त प्लेन है, ये ब्लैक बोर्ड के अंदर चला गया है। अभी आपको लाइन दिख रही होगी बट ये तल है, ये ब्लैक बोर्ड के अंदर चला गया। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस CE प्लेन पर, ये जो CE प्लेन है इस पे निकालूंगा दो तरह के प्रतिबल। कौन कौन से दो तरह के प्रतिबल, एक होता है अभिलंब प्रतिबल जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नॉर्मल स्ट्रेस, और एक होता है स्पर्शीय प्रतिबल जिसको इंग्लिश में कहते हैं शियर स्ट्रेस, है ना। चलिए मान लेते हैं कि इस वाले प्लेन पे जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो कितनी है, सिग्मा n, मान लिया मैंने ये, है ना। और शियर कितनी है, टाउ डैश कर लेता हूँ, टाउ डैश मैंने मान लिया। अब मुझे इन दोनों की वैल्यू ही निकालनी है, सिग्मा n निकालना है और टाउ डैश निकालना है। मतलब इस इंक्लाइंड प्लेन पे, इस ऑब्लिक प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस कितनी है और शियर स्ट्रेस कितनी है। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत ध्यान से करना है, कुछ भी नहीं है, 2 कौड़ी का क्वेश्चन है ये, है ना। देखिए अब मैं क्या करूँगा, मैंने पहले ही आपसे बोला कि ये रुका हुआ है, साम्य अवस्था में, ये कहीं नहीं जा रहा, इक्विलिब्रियम में है। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब क्या है, इस पे जो नेट फोर्स होंगे किसी भी डायरेक्शन में वो 0 होंगे, है ना। नेट फोर्स जब किसी बॉडी पे 0 होते हैं तो हम उसे बोलते हैं साम्य अवस्था में है ना, वो कहीं भी नहीं जाने वाला। ठीक है, तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है, अगर ये साम्य अवस्था में है तो इस पर नेट फोर्स कितने होंगे, 0। तो मैं मान लेता हूँ कि इस CE के परपेंडिकुलर नेट फोर्स कितने हैं, 0। तो देखिए कितने फोर्स हैं C के, ये देखिए सिग्मा n इंटू CE इंटू 1 भी कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। ये क्या है, सिग्मा n इंटू CE इंटू 1। ज़रा ध्यान से देखिएगा, सिग्मा m तो परपेंडिकुलर फोर्स है, CE इंटू 1 क्या है, इसकी थिकनेस जो ब्लैक बोर्ड के अंदर गई है, तो ये इसका एरिया है, CE प्लेन का एरिया है। मैं 1 को बार बार नहीं लिखूंगा, सिग्मा n इंटू CE। तो ये क्या है, अभिलंब फोर्स है या नॉर्मल फोर्स है इस CE के परपेंडिकुलर, है ना। क्योंकि नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0। तो देखिए निकालते हैं। अब देखिए ये बराबर किसके होना चाहिए, देखो टाउ दिख रहा है आपको। अब टाउ के क्या होंगे, 2 कंपोनेंट होंगे, है ना। इस टाउ के 2 कंपोनेंट होंगे, एक टाउ कॉस थीटा जो इसके अलॉन्ग होगा और एक टाउ साइन थीटा जो
इसके अलॉन्ग होगा। तो मैं क्या करता हूँ, टाउ पहले बनाता हूँ इसका फोर्स, टाउ इंटू सी डी इंटू 1, क्या लिखूंगा, टाउ इंटू सी डी इंटू 1। ये क्या बन गया, शियर फोर्स बन गया। ये क्या है, शियर स्ट्रेस। ये क्या बन गया, शियर फोर्स। क्यों बन गया, स्ट्रेस गुणा एरिया, तो क्या हो जाएगा, फोर्स बन गया। अब इसका कंपोनेंट सिग्मा एन के डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, इधर होगा कॉस थीटा और उधर कितना होगा, साइन थीटा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा। एक बार और समझ लेते हैं बच्चों, टाउ इंटू सी डी इंटू 1, ये क्या है, फोर्स। इधर देखोगे इसके अलॉन्ग तो कितना होगा, कॉस। इसके परपेंडिकुलर तो कितना होगा, साइन। सही है, इसके अलॉन्ग कितना होता है, कॉस, परपेंडिकुलर साइन। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। अब आगे चलते हैं, है ना। आगे क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि दोस्त ऊपर भी है, ऊपर भी है ना। ये तो दोनों इक्विलिब्रियम के लिए ये ऊपर वाला भी है। अब ध्यान से देखना है इसको, ऊपर वाले को। मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ। अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँगा तो ये एंगल कितना होगा, बताइए ध्यान से, या ये एंगल बता दीजिए, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, ये थीटा, ये 90, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो ये भी 90 माइनस थीटा है ना। ये भी कितना होगा, 90 माइनस थीटा। कितना होगा, 90 माइनस थीटा। बहुत ध्यान से, ये थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी कितना, 90 माइनस थीटा। अब इसको देख लेते हैं, ये भी तो टाउ है। इसका एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर होगा जो इसको सपोर्ट करेगा, इस वाले को सपोर्ट करेगा, और एक किधर होगा, नीचे की तरफ होगा। ठीक है, देखते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा इसको, पहले लिखूंगा फोर्स, टाउ इंटू ई डी। ध्यान से, यहाँ बच्चों को डाउट हो जाता है, ई डी इंटू 1। देख रहे हैं, टाउ मैंने इतना ही लिया है, ई डी क्यों लिया है कि स्ट्रेस डिपेंड करती है एरिया के ऊपर। तो अगर स्ट्रेस लग रही है इस ई डी एरिया पे तो फोर्स भी हम इसी से निकालेंगे। तो टाउ इंटू ई डी, और 1 क्या है, अंदर जो ब्लैक बोर्ड के अंदर चला गया उसकी डेप्थ। तो टाउ इंटू ई डी इंटू 1, ये क्या है, इस पर लगने वाला शियर फोर्स या स्पर्शीय प्रतिबल, सॉरी स्पर्शीय बल, इस पे लगने वाला। अब इस बल के दो कंपोनेंट हैं, एक इधर की ओर और एक नीचे की ओर होगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन किधर है, उधर। तो ये वाला कितना होगा, बताइए ध्यान से देख के, ये वाला कितना होगा, ये एंगल कितना है, 90 है ना। तो अगर आपको ये एंगल पता लग जाए, ये भी एंगल कितना होगा बताइए, ये एंगल कितना होगा, थीटा। कैसे निकाल दिया थीटा, अगर ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना बचा, थीटा। तो परपेंडिकुलर फोर्स कितना आ जाएगा, दिस टाउ इंटू कॉस थीटा, सॉरी टाउ इंटू ई इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। एक बार फिर समझते हैं इसको, ये एंगल थीटा, ये एंगल 90, ये एंगल 90 माइनस थीटा। तो बेटा ये एंगल कितना बचा, ये एंगल कितना बचा, ये बचा थीटा। तो इस टाउ का एक कंपोनेंट होगा टाउ कॉस थीटा ऊपर की तरफ, और एक किधर होगा, नीचे की तरफ, टाउ साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक। कोई भी अगर दिक्कत लगे तो बताइएगा, है ना। अब चलिए आगे कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, मैंने ये ई डी तक ही लिया है। आप जितने तगड़े होंगे ना, उतनी आपको स्ट्रेस कम फील होगी, ठीक है। जितना कोई बीम तंगड़ा होगा उतना वजन ज़्यादा ले लेगा, बहुत आसान सी बात है। जितना तंगड़ा बीम उतना ज़्यादा वजन। तो ये बीम उतना, बीम तो नहीं कह सकते इसको, ये उतना तंगड़ा नहीं है ना, तो फोर्स भी कम ही होगा इस पर, इसलिए लिखा है टाउ इंटू ई डी इंटू 1। अब देखते हैं आगे, तो सिग्मा एन बराबर क्या होगा, देखो ध्यान से, टाउ साइन थीटा, साइन थीटा 1 को अब नहीं लिखूंगा मैं, सी डी अपॉन इस सी से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, प्लस टाउ कॉस थीटा इंटू ई डी
प्रवर्तन निदेशालय अपॉन सी। अब देखिए टाउ साइन थीटा सी डी अपॉन सी ई, सी डी अपॉन सी ई, ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ये बेस है, ये क्या है हाइपोटेन्यूज है ना, ये आधार है, ये क्या है कर्ण। सिमिलरली ई डी अपॉन सी क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो ये हो जाएगा सिग्मा एन इक्वल्स टू टाउ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा टाउ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए बिल्कुल एक जैसे टर्म आ गए, बिल्कुल ही एक जैसे टर्म आ गए। तो यहाँ से मैं इसको लिख दूंगा सिग्मा एन, दोनों एक जैसे हैं तो 2 टाउ साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब सिग्मा एन बराबर क्या हो जाएगा टाउ साइन 2 थीटा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा। इसमें कोई भी समस्या नहीं होगी, मुझे पता है आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं और बहुत ध्यान से चीज़ें करते हैं, है ना। कुछ था क्या इसमें यार, कुछ भी नहीं था, सिर्फ फोर्स को बैलेंस ही तो कर दिया। इधर वाले डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगा, ये बोल दिया मैंने, है ना। नेट फोर्स 0 है मतलब निकाल लो इसको कितना फोर्स है, दिस माइनस दिस इक्वल टू कितना होगा 0, कोई फोर्स नहीं होगा। ठीक है, ये हमने निकाल लिया कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम से। कितना आसान है देखो। तो अगर किसी प्लेन पे सरल प्रतिबल लगा हुआ है, सरल स्पर्शीय प्रतिबल लगा हुआ है, तो उसके किसी ऑब्लिक प्लेन पे इतना क्या होगा नॉर्मल प्रतिबल या अभिलंब प्रतिबल, है ना, नॉर्मल स्ट्रेस इतनी होगी। कोई आसानी, बहुत आसान है ना, कोई समस्या ही नहीं होगी इसमें। तो अब इसको हटाता हूँ और आगे चलता हूँ। इसको नोट करिएगा ध्यान से, और बहुत ध्यान रखिएगा कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं इस पे टैक्स पेयर की मनी लगी हुई है ना। तो उस पैसे को आपको वापस करना है ना। और वापस कब करेंगे, जब पढ़ाई करेंगे, और जब पढ़ाई करेंगे तो आप अच्छी नौकरी करेंगे, और जब अच्छी नौकरी करेंगे तो सरकार को टैक्स दे देंगे। तो जो टैक्स से आप पढ़ाई कर रहे हो वो टैक्स आप वापस भी कर दोगे, है ना। बात समझ में आई। अब देखिए, अब देखते हैं, मैंने इस प्लेन पे निकाल लिया, इस सिग्मा एन को निकाल लिया। सिग्मा एन कितना आया टाउ साइन 2 थीटा, है ना। अब मैं निकालता हूँ इस वाले प्लेन पर टाउ डैश की वैल्यू। अब आप बोलोगे ये क्या अजीब बात आ गई, ये टाउ है, ये टाउ है, अभी टाउ डैश क्या है। अबे दोस्त, इस वाला जो प्लेन है CE, इस पर भी तो कुछ शीयर स्ट्रेस होगी, इस पर भी तो कुछ स्पर्शीय प्रतिबल होगा, तो उसको भी तो निकालना है। अब वो निकालेंगे कैसे, बता रहा हूँ कैसे निकालेंगे। देखो बहुत आसान है, वही जुगाड़ लगा लेते हैं। मान लेते हैं इस पर कितना है टाउ डैश इंटू CE, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो क्या होगा नेट फोर्स 0। तो टाउ डैश इंटू CE बराबर किसके होगा अभी बता देते हैं। सबसे पहले टाउ इंटू CD, टाउ इंटू CD इंटू 1 नहीं करूँगा, 1 पहले कर चुका हूँ, है ना। टाउ इंटू CD क्या हो गया फोर्स, है ना। कौन सा फोर्स, शियर फोर्स या स्पर्शीय बल। इसका इस डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट होगा, इस वाले डायरेक्शन में कॉस होगा, पहले साइन था अब कॉस होगा, कॉस थीटा। अब ध्यान से देखना है, यहाँ बहुत ध्यान से रुक जाना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी वरना हो जाएगी दिक्कत। ये है टाउ, इसका इस वाले को देखो, अब इस प्लेन को ED प्लेन को, इस टाउ का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट था कॉस थीटा, है ना, फोर्स कंपोनेंट था। इधर निकालना है तो इधर इसके अपोजिट होगा। अब दोस्त, जो इस वाले का कंपोनेंट था उसके अपोजिट होगा, एक ऊपर और एक नीचे। ये वाले का कंपोनेंट ऊपर की तरफ होगा और इसका नीचे की तरफ होगा, तो माइनस आएगा बीच में, है ना। बीच में क्या आएगा माइनस, बहुत ध्यान से, क्योंकि इस वाले का इसके अलोंग कंपोनेंट उधर होगा, इस वाले का इसके अलोंग कंपोनेंट इधर होगा, तो बीच में माइनस आएगा। अब देखते हैं
टाउ, एरिया कितना, ईडी, ईडी था एरिया। तो कंपोनेंट आप देख लो भाई बहुत ध्यान से, ये कॉस थीटा तो इधर कितना होगा, साइन थीटा, ठीक उल्टा हो जाएगा, पलट जाएगा पहले से, साइन थीटा। अब तो कुछ समस्या ही नहीं है, अगर आपने एक कर लिया तो आप दूसरा खतरनाक तरीके से कर देंगे, क्योंकि आप हैं बहुत ही इंटेलिजेंट, है ना। माइनस टाउ साइन थीटा इंटू ई डी अपॉन सी ई। समझ आ गया होगा, कुछ भी नहीं किया, डिवाइड कर दिया सी ई से। सी डी अपॉन सी ई, ध्यान से, सी डी अपॉन सी ई क्या होता है, कॉस थीटा होता है। सी डी अपॉन सी ई क्या होगा, कॉस थीटा, आधार बटे कर्ण, तो क्या होगा कॉस थीटा। आगे क्या लिखा है, ई डी अपॉन सी ई, लंब बटे कर्ण, तो कितना होगा साइन थीटा। तो ये हो जाएगा दोस्त टाउ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टाउ साइन स्क्वायर थीटा। टाउ हो जाएगा कॉमन, अंदर क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है किसका, कॉस 2 थीटा का। ये फॉर्मूला होता है टाउ कॉस 2 थीटा। अब बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, आपको टाउ दे देगा कि 50 मेगापास्कल, थीटा दे देगा 45 डिग्री, तो बताओ 45 डिग्री वाले प्लेन पे शेयर स्ट्रेस कितनी होगी। तो क्या करोगे, 50 कॉस 2 इंटू 45, कॉस 90 कितना हो गया 0, है ना। ऐसे ही पूछ लेगा आपसे व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, तो कैसे निकालोगे, सिग्मा इज इक्वल टू टाउ साइन 2 थीटा, है ना। टाउ कितना है 50, साइन 2 थीटा, 2 थीटा कितना हो गया 90 45 के लिए, तो वैल्यू कितनी आ गई सिग्मा की 50। ऐसे आप हाथों हाथ चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो ये बहुत ध्यान से करना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं, आसानी से देखो, समय लगेगा, टाइम लगेगा, लोगों से पूछो, मुझसे पूछो, है ना। मुझे आप कभी भी फ़ोन करो, मैं कभी भी आपसे मना नहीं करूँगा फ़ोन पे, है ना, कि मैं बिज़ी हूँ या यह वो है, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। आप लेकिन आप पढ़िए, क्योंकि आप जो कर सकते हैं वो सिर्फ यही कर सकते हैं कि आप पढ़ सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी आपके हाथ में नहीं है अभी, है ना। तो आप ध्यान से पढ़िए, वही आपसे को रिटर्न मिलेगा आपको उसका, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।